Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो जियो फिजिक्स PYQ की सीरीज का सेकेंड लेक्चर है आज, और इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2022 पेपर के जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी मैं एक लेक्चर कर चुका हूँ 2022 के ऊपर ही, जिसमें मैंने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैंने आपको ये बताया भी था कि मैथमेटिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो मैथमेटिकल फिजिक्स के हैं, तो ऐसा कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनको अलग से मैथमेटिक्स को पढ़ना पड़े। मैथमेटिकल फिजिक्स का ही जो सिलेबस है उसको मैथ्स बना के डाला हुआ है, तो वही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कट ऑफ थोड़ी सी इसकी ज़्यादा रहती है क्योंकि जो नंबर ऑफ सीट्स है वो कम है। जो केवल 2 ही यूनिवर्सिटी है, एक है बीएचयू और एक है जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है। बीएचयू में ओवरऑल बात करें तो 42 सीट्स हैं शायद, और अगर हम बात करें पौंडीचेरी की तो वहाँ पर केवल 10 सीट है। तो इसलिए जो है कट ऑफ हाई रहता है कंपैरेटिवली टू अदर सब्जेक्ट्स। चलिए भाई, तो आज का वीडियो कंटिन्यू किया जाए। उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन में बोला गया है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason B R। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है। एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये, एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये। CP माइनस CV माइनस डेल V ओवर डेल T, ये स्क्वायर में है ना, ये कांस्टेंट पे। यहाँ पर 2 अपॉन P आपको दिखाई दे रहा है जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो इसमें करेक्शन है। तो ये 2 लिखा हुआ है ऊपर पावर में है, और सब्सक्रिप्ट में लिखा हुआ है P। डेल P ओवर डेल V इक्वल्स, जो सब्सक्रिप्ट में यानी कि कांस्टेंट है वो है टेम्परेचर। तो ये जो है, ये जो आपने एक फ़ॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने क्लास में भी आप लोगों को बताया हुआ है। ये फ़ॉर्मूला है एग्ज़ैक्टली माइनस टी ई अल्फ़ा स्क्वायर बी, जहाँ अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस, अल्फ़ा की वैल्यू होती है 1 अपॉन वी, जिसको कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफ़िशिएंट 1 अपॉन वी, और डेल वी ओवर डेल टी, डेल वी ओवर डेल टी, और ये कब होता है कांस्टेंट प्रेशर। और इसी तरह से बीटा जो होता है उसको हम कहते हैं आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, या बल्क मॉड्यूलस और इलास्टिसिटी इसको हम कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है वी, माइनस में होता है ये, और ये होता है डेल पी ओवर डेल वी, और ये हो गया टी। तो ये अल्फा और वी जो बीटा है उनकी वैल्यू को हम वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लिखा होता है। तो अब एक चीज इसमें असर्शन में बोला गया, सीपी कैन नेवर बी लेस देन सीवी। तो ये तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, क्योंकि जो सीपी अपॉन सीवी है वो रेशो होता है गामा का, और गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। पहली चीज ये क्लियर हो गई। सेकंड चीज, इसमें जो रीजन है वो बोला है कि क्यों, इसका जो रीजन है डेल पी ओवर डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमेशा नेगेटिव होता है। वो होता है, मैंने आपको बताया भी हुआ है कि आइसोथर्मल जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है उसमें उसकी जो स्लोप होती है डेल पी ओवर डेल टी कांस्टेंट टेम्परेचर पर वो हमेशा नेगेटिव के बराबर होती है, माइनस पी अपॉन वी के इक्वल होती है, जो कि यहाँ पर बोला भी है। और फॉर ऑल नॉन सब्सटेंस, अब किसी भी चीज का स्क्वायर करोगे, डेल वी अपॉन डेल पी जब आप निकालोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। इसलिए ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो रीजन ए और बी, जो असर्शन ए है वो बिल्कुल सही है, और रीजन जो है वो भी उसका सही आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही हो गए, स्टेटमेंट फर्स्ट भी और जो उसका रीजन है, उसका जो असर्शन दिया है वो भी एकदम करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ बॉडी इज ट्रैवलिंग एट 0.9 सी स्पीड, द बॉडी हैज रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन। तो ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन जो है उसका फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला इसका लिखा जाता है L इक्वल्स टू एल नॉट अपॉन गामा। जो गामा है उसको हम बोलते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो जब मैं 1 से किसी चीज़ को डिवाइड करूँ तो लेंथ जो है, जो आने वाली है, मतलब जो कोई चीज़ मूविंग है रिलेटिव स्पीड के साथ, तो उसकी लेंथ हमें कम दिखाई देगी, ये बता रहा है। ये जो गामा की वैल्यू है ये किसके बराबर होती है, 1 अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा एल नॉट, और गामा की जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब यहाँ से v की वैल्यू रखो, तो यहाँ से l अपॉन एल नॉट आप निकालो। एल अपॉन एल नॉट वी माइनस वी की वैल्यू कितनी है, 0.9 सी, तो इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 0.81, और यहाँ बनेगा सी स्क्वायर, यहाँ पर भी सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल।
जब आप इसका रूट सॉल्व करोगे, है ना? इस बार से तो आपको वर्चुअल कैलकुलेटर भी मिलेगा, तो वो लोड लेने की ज़रूरत नहीं कि कैलकुलेटर हमारे पास नहीं हो, वर्चुअल कैलकुलेटर भी इस बार से मिलेगा। तो L अपॉन L नॉट, जिन्होंने फिजिक्स का एग्जाम दिया होगा उन्होंने चेक ही देख ही लिया होगा कि वर्चुअल कैलकुलेटर था 0.43। तो यहाँ से इसकी परसेंटेज आपको निकालनी, तो परसेंटेज जब आप निकालेंगे तो परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन पूछा है। जब इसको सॉल्व करोगे इसका परसेंटेज निकालोगे L माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट करके, इसका परसेंटेज आएगा -56 पॉइंट कुछ आएगा। उसको 100 में से माइनस करोगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका कितना, 53.6, है ना? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 53.6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में बोला है गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाउंड्री कंडीशंस आर। स्टेटमेंट 1 जो है उसमें बोला है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूअस अक्रॉस द इंटरफेस। देखो, बाउंड्री कंडीशन जो होती है, बाउंड्री कंडीशन, अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नॉर्मल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है डिसकंटिन्यूअस, है ना? नॉर्मल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डिसकंटिन्यूअस, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंटिन्यूअस। तो टेंजेंशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड है कंटिन्यूअस, और जबकि नॉर्मल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है डिसकंटिन्यूअस। वहीं अगर मैं बात करता हूं मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका उल्टा चलता है। इसका उल्टा चलने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्मल डायरेक्शन है उसमें होता है कंटिन्यूअस। मैग्नेटिक फील्ड एच लिखना है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल डायरेक्शन में चलता है कंटिन्यूअस, ये है कंटिन्यूअस, है ना? जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो ये बोला गया है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूअस अक्रॉस द इंटरफेस, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट तो उसका कंटिन्यूअस है। दूसरा जो लिखा गया है उसमें बोला गया है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एच फील्ड का मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कंटिन्यूअस अक्रॉस द इंटरफेस, जो कि गलत है, जो कि आपको मैं कह भी रहा हूँ कि टेंजेंशियल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ वी रिप्लेस रेड लाइट विद वायलेट लाइट। तो रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है किससे, वायलेट लाइट से, और बीटा इक्वल्स टू होता है जो हम बात करते हैं डाइफ्रैक्शन बैंड। तो डाइफ्रैक्शन बैंड जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें पूछा गया। तो डाइफ्रैक्शन बैंड जो है विल बिकम नैरोअर एंड क्राउडेड टुगेदर। तो होगा क्या कि जब जो रिप्लेस करेंगे हम किसको, रेड लाइट को, किससे, वॉयलेट लाइट से, तो रेड लाइट को वॉयलेट लाइट से रिप्लेस करेंगे तो डिफ्रैक्शन बैंड जो है वो सिकुड़ता जाएगा, और क्राउडेड यानी कि जो बैंड हैं वो फ्रिंजेस हैं वो पास पास आती जाएगी। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी। नो चेंज, चेंज तो हो रहा है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट जबकि स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। फिफ्थ, यहाँ पर बोला है इन द गिवन पीवी डायग्राम ए बी एंड सी डी आर टू आइसोथर्म्स। ए बी और सी डी दो आइसोथर्म्स है, यानी कि कार्नोट साइकिल प्रोसेस है। T1 greater than T2 है, whereas AC and BD are two reversible adiabatics in the given Carnot cycle which of, देखो कार्नोट साइकिल जो होती है, कार्नोट साइकिल इज रिवर्सिबल साइकिल, कार्नोट साइकिल रिवर्सिबल साइकिल होती है, और फॉर रिवर्सिबल साइकिल हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं Q1 अपॉन T1 इक्वल्स टू Q2 अपॉन T2। क्या लिख सकते हैं, Q1 अपॉन T1 इक्वल्स टू Q2 अपॉन T2। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए। जहां पर Q1 जो है उसको हम बोलेंगे हीट सप्लाइड Q1 को, Q2 को बोलेंगे हम हीट रिजेक्टेड, Q2 इज नोन एज हीट रिजेक्टेड। T1 जो होगा वो होगा टेम्परेचर ऑफ सोर्स, टेम्परेचर ऑफ सोर्स, और T2 जो होगा वो होगा टेम्परेचर ऑफ सिंक, T2 इज टेम्परेचर ऑफ सिंक। ठीक है, तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए मैंने होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
तो अगर आप कंटेंट को लाइक पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर करना ना भूलें। आपके वीडियो को लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से और जो शेयर करने से ही चैनल की जो रीच है वो भी बढ़ती है। तो ये करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। आपके जो जूनियर्स हैं या आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों को सर्च कर रहे होंगे तो उन्हें मिलेगा, तो बेटर रहेगा उनके लिए भी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर हमें बोला गया है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में लिखा है रेल्स स्कैटरिंग, सेकंड ऑप्शन है रमन्स स्कैटरिंग, थर्ड ऑप्शन है कॉम्पटन स्कैटरिंग एंड फोर्थ है माइक स्कैटरिंग। तो देखो ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं इनमें आप कोई भी 2 मैच करा लो उससे आपका काम हो जाता है। सारे मैच कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 पे आपका जो सॉल्यूशन है वो निकल जाता है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ कि रेल्स स्कैटरिंग, तो रेल्स स्कैटरिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर। है ना? तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आपने पढ़ा है तो रेल्स स्कैटरिंग यानी कि ऑप्शन ए उसको मैच कराना है। पहला ऑप्शन जो लिखा हुआ है इलास्टिक स्कैटरिंग फ्रॉम मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स whose diameter is larger than the wavelength of incident light, larger than the wavelength of incident light, ये लिखा है फर्स्ट। सेकंड है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज, ये तो कॉम्पटन का हो जाएगा। तो सी का आंसर तो सेकंड आ गया। सी का तो सीधा सीधा सेकंड लग गया। ठीक है। रमन्स स्कैटरिंग जो है वो इलास्टिक स्कैटरिंग होती है रमन्स स्कैटरिंग, या ईवी रेंज स्कैटरिंग, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्कैटरिंग हो जाती है रमन्स स्कैटरिंग। तो ये हो जाएगा फोर्थ। अब देखो बी का फोर्थ और सी का सेकंड पकड़ लो कहाँ पर। तो सी का सेकंड तो ये दो ही ऑप्शन में है तो यानी कि ये तो गलत है और ये भी गलत है। बी का फोर्थ देख लो। बी का फर्स्ट दिया हुआ है किसमें, इसमें नहीं, बी का फर्स्ट नहीं आएगा, फोर्थ आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। The following diagram represent the reversible process of hydrostatic system on a TS diagram। TS diagram पर सबसे पहले तो ये जो है ये वाली लाइन ये साफ साफ दिख रही है, कौन सी है, आइसोथर्मल। ये तो वही आइसोथर्मल, पहली लाइन तो आइसोथर्मल, तो यानी कि ऑप्शन 3 और 4 गलत। ये वाली लाइन जो हो गई ये हो गई आइसो एंट्रोपिक। आइसो एंट्रोपिक, आइसो एंट्रोपिक यानी कि फर्स्ट और सेकंड में से कोई आंसर है। ये जो वाली लाइन है ये वाली लाइन जो स्लोप होती है किसकी, कांस्टेंट वॉल्यूम की। तो स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम वो ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। तो ये वाला जो कर्व है ये बना हुआ है किसके लिए, ये बना हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जिसको आइसोकोरिक बोलते हैं। और ये वाला जो कर्व है ये किसके लिए बना हुआ है, ये बना हुआ है आइसोबारिक जिसको कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं। ये हो गया आइसोबारिक और ये हो जाएगा आइसोकोरिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ कार्नोट इंजन ऑपरेट्स विद अ सोर्स ऑफ एट 500 केल्विन। T1 की वैल्यू गिवन है 500 केल्विन और T2 की जो वैल्यू है वो गिवन है 375 केल्विन। इफ द इंजन टेक्स 600 किलो कैलोरी ऑफ हीट, तो Q1 की वैल्यू है 600 किलो कैलोरी इन वन साइकिल। तो हीट रिजेक्टेड निकालना है यानी कि Q2। अभी हमने बात की थी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर Q1 अपॉन T1 या T1 अपॉन Q1 कैसा भी लिख सकते हो आप, Q2 अपॉन T2। तो Q1 की वैल्यू कितनी है, 600 है और T1 की वैल्यू कितनी है, 500। Q2 हमें निकालना है और T2 की वैल्यू कितनी है, 375। ये वैल्यू क्या है, 375। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, 600 अपॉन 500 इंटू 375। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 450 किलो कैलोरी। करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट गेन ऑफ कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर का मतलब जो होता है वो होता है बीटा। बीटा की वैल्यू होती है IC कलेक्टर करंट अपॉन जो है कॉमन एमिटर है ना, तो बेस करंट। ये कलेक्टर करंट है, ये बेस करंट है। इसी तरह से अल्फा जो होता है वो होता है कॉमन बेस, उसमें लिखा जाता है IC और अपॉन IE, है ना, IC अपॉन आई। फिर ये रिलेशन बनाया कैसे जाता है, IE जो है वो इक्वल होता है IC प्लस IB। तो इस रिलेशन से हम ये रिलेशन निकालते हैं किसके, अल्फा और बीटा के बीच में। इनका जब रिलेशन हम बनाते हैं तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बनती है बीटा
इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस। एक बात ध्यान रखना, बीटा की जो रेंज है वो 20 टू 500 तक होती है, जबकि अल्फा की जो रेंज है वो कहाँ तक होती है, अप टू 0.9, अप टू 0.99। अल्फा की जो रेंज होती है अप टू 0.99। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड मोर इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर इन जर्मेनियम एज कंपेयर टू द सिलिकॉन। बिल्कुल सही, सही है। ऐसा क्यों होता है? जर्मेनियम एटम, the valence band is much more closer to the conduction band in comparison to the valence and conduction band position of silicon। सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। थर्मोडायनेमिक सिस्टम मेंटेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर मेंटेन किया है थर्मोडायनेमिक सिस्टम को। तो हमें ये बताना है कौन सी इक्विलिब्रियम। देखो चार पोटेंशियल होते हैं, एक होता है यू, एक होता है एफ मतलब हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एक होता है एंथैल्पी और एक होता है गिब्स। जब हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो ये जाता है वी और एस, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसो एंट्रोपिक पर। कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसो एंट्रोपिक। जब हम बात करते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की तो ये जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर पर। जब हम एंथैल्पी की बात करते हैं तो ये जाता है कांस्टेंट प्रेशर और एंट्रोपी पर। और जब हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं तो ये जाता है प्रेशर और टेम्परेचर। तो किस पे इक्विलिब्रियम आ रहा है? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर मतलब कौन सी एनर्जी हो गई? गिब्स फ्री एनर्जी हो गई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर को हम लिखते हैं एस से, और जो एस की वैल्यू होती है वो होती है ई क्रॉस एच, ई क्रॉस एच। और ये बताता है फ्लो ऑफ एनर्जी को, फ्लो ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी फ्लक्स हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, डी आ जाएगा। And the electric field inside a uniformly charged solid sphere with charge density rho, uniform inside, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर होता है उसके लिए वैल्यू लिखी जाती है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। जो रो है उसकी वैल्यू क्या लिखते हैं हम? उसकी वैल्यू लिखते हैं क्यू अपॉन 4 पाई 3 पाई और आर क्यू। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ डाल दूँ तो ये बनेगा क्यू, ये आर का आर एज इट इज, और 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, और ये हो गया 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये आर कैप नहीं है, आर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आर कैप नहीं है, आर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम अबाउट इट्स मास सेंटर। एक थिन रॉड है, एक थिन रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू होता है वो होता है एम एल स्क्वायर अपॉन 12, अगर इसकी लेंथ है एल। वहीं आपसे अगर पूछे एंड के अबाउट, है ना, ये है ए बी, और आपसे पूछ ले कि एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो इसके एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओगे आप तो उसकी वैल्यू आती है एम एल स्क्वायर बाई 3। तो अगर मैं ये लिखूँ आई सी डी, तो आई सी डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एम एल स्क्वायर बाई 3। उसको हमने निकाला कैसे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। एम एल स्क्वायर बाई 3, इसको स्क्वायर कर लो, एम एल स्क्वायर बाय 3। ठीक, और ये किसके अबाउट है? ये है सी जी के अबाउट। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कौन सा? हमें तो सी जी के अबाउट पूछा है तो एम एल स्क्वायर बाय 12। द एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 एंड m2 फॉर द सिस्टम। इसको करने का सिंपल सा तरीका है, एक्सेलरेशन निकालना है अनबैलेंस, अनबैलेंस लोड, अनबैलेंस लोड अपॉन टोटल मास, अपॉन टोटल मास। अनबैलेंस लोड का मतलब क्या है? यहाँ पर एक अनबैलेंस लोड जा रहा है कितना? m2g। इसी तरह से यहाँ पर इसका अनबैलेंस लोड जो जाएगा वो कितना जाएगा? m2g, और ये कितना आएगा? साइन थीटा, m2g साइन थीटा। ये m1 है कि m1 है, ये m1। तो अनबैलेंस लोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा m1g। अनबैलेंस जो बैलेंस नहीं हुआ है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा m1g साइन थीटा माइनस m2g अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना हो गया? m1 प्लस। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए। जी कॉमन ले लोगे तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। m1g माइनस m1g साइन थीटा माइनस m2g अपॉन m1 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R.
Assertion A, in a 1D elastic collision, the relative velocity of two particles after a collision in the negative of relative, देखो ये इलास्टिक न्यूटन्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी है वो पूछा है, तो वो क्या होता है, वो होता है v1 माइनस v2 अपॉन u2 माइनस u1, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस बाहर कॉमन ले लो, v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1 फॉर इलास्टिक collision, फॉर इलास्टिक collision, इलास्टिक collision, इलास्टिक कॉलिजन के लिए क्या हो जाता है, ई की वैल्यू हो गई 1, तो यहां से हो जाता है v2 माइनस v1 माइनस u2 माइनस u1 ना, जो कि पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यानी कि ये सही है। एनर्जी और मोमेंटम इलास्टिक जो कॉलिजन है उसमें कंजर्व रहते ही रहते हैं, तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा। A, दोनों सही है। फिर आओ नेक्स्ट पे, अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा, वो हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी। तो इसमें ऐसा बोला है कि अ मास m मूव्स विद अ वेलोसिटी v, ये मास है कोई जिसका कैपिटल M मास है, और ये v वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी है इसकी v, इट ब्रेक्स अप इनटू टू पीसेस, दो पीस में ब्रेक हो गया, और जो कि थीटा 1 और थीटा 2 एंगल पर चले गए, दो पीस, एक मान लो ये है और एक पीस ये है, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है लेट्स सपोज, और ये एंगल है थीटा 1, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और लेट्स सपोज यहाँ से एंगल बनाया है इसने थीटा 2, ठीक है साहब। With respect to original velocity direction of m, the magnitude of momentum of the piece moved along at angle theta 1, theta 1 के along जो velocity है उसकी momentum है उसकी वैल्यू बता। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी मान लो आप कितनी है v1 और यहाँ पर है v2, तो इसके कंपोनेंट कर लो, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा, ये कंपोनेंट आएगा v2 cos थीटा 2, और ये जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा v1 और cos थीटा 1। इसी तरह से ये जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा कितना, v1 sin थीटा 1, और ये जो कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा, v1 sin थीटा 2। तो हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, y डायरेक्शन में भी और x डायरेक्शन में भी। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम इन y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे तो क्या लिखा जाएगा, क्योंकि पहले तो कुछ है ही नहीं, सारा बाद में ही है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उसको हम क्या लिखेंगे, m1 v1 sin थीटा 1, और इसको क्या लिखोगे, m2 v2 और sin थीटा 2, m2 v2 sin थीटा 2। तो यहाँ से आप m2 की वैल्यू निकाल लो, m2 की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई m1 v1 sin थीटा 1, और ये कितने आ गई, ये आ गई v2 और sin थीटा, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकाल लो, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम को आपको कंजर्व करना है, तो कोलिजन के पहले यानी कि एक्सप्लोजन के पहले कितना है, mv, और उसके बाद एक्सप्लोड हुआ है, तो एक्सप्लोड हुआ है तो m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2। तो आपने जो ये m2 की वैल्यू निकाली है वो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ये वाली, तो यहाँ पर जब आप m2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या बनेगा, तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला बनेगा, mv m1 v1 कॉमन निकाल लोगे, और फिर वैल्यू बनेगी sin थीटा 2 cos थीटा 1 प्लस sin थीटा 1 और cos थीटा 2 अपॉन, अपॉन ये कितना बनेगा, sin थीटा 2। अब ऊपर फॉर्मूला बन गया इसका sin a प्लस बी का, sin a प्लस बी का फॉर्मूला sin a cos b cos a sin b, ऊपर फॉर्मूला बन गया, तो इसको मैं लिख दूंगा m1 v1, और ऊपर वाला फॉर्मूला कितना हो जाएगा, sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, और ये क्या वैल्यू हो गई, ये हो गई sin थीटा 2। तो आपको m1 v1 की वैल्यू पूछी, m1 v1 की वैल्यू जो है यानी कि मोमेंटम p1, m1 v1 इक्वल्स टू p1, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई mv sin थीटा 2, mv sin थीटा 2 अपॉन sin थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, body of rest mass and energy E decays to two bodies P and Q. If several such decays takes place, then the conservation of, देखो अगर लगातार इसी तरह के डिके चाहिए तो उसके जो
मोमेंटम और जो एनर्जी है वो हमेशा सेम मोमेंटम और एनर्जी उसके होने चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। द कंटिन्यूटी इक्वेशन डेल जे, तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन बेस्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ मास, मास फ्लो रेट। अब ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है ये करंट से रिलेटेड है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से, तो यहाँ पर चार्ज का कंजर्वेशन है। इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। फिर इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन टेल अस द मैग्नेटिक मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, ये कौन सी इक्वेशन बताती है? ये इक्वेशन जिसको हम सेकंड लॉ ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं, सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन, जिसको हम मैग्नेटोस्टैटिक्स लॉ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जिसमें अनबैलेंस फोर्स को आपको इक्वल करना है। तो यहाँ पर देखो ये जो लोड है नीचे जा रहा है, वो जा रहा है M2G, और इस पर टेंशन फोर्स लग रहा है T ऊपर के। अनबैलेंस जो हो गया, अनबैलेंस अनबैलेंस कितना हो गया? M2G माइनस T। अब ये जो T है, ये T किसके बराबर होगा? ये T यहाँ पर टेंशन, और ये T अगर ये X खींचता है, अगर ये X खींचता है तो X ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जाएगा, तो ये T किसके बराबर होगा? KX, है ना? T किसके बराबर हो जाएगा? KX। तो अनबैलेंस लोड जो है वो कितना हो गया? M2G माइनस KX। कई बच्चों का सवाल होगा माइनस KX क्यों नहीं लिया मैंने? माइनस KX, तो माइनस तो वो बता रहा है कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, हमें T की वैल्यू चाहिए, तो T की वैल्यू कितनी होगी? KX होगी। तो टोटल मास कितना हो गया? M1 प्लस M2। एक्सेलरेशन जो है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा M2G माइनस KX अपॉन M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में, फॉर अ सर्कुलर एंड पैराबोलिक ऑर्बिट इन अट्रैक्टिव 1/r पोटेंशियल हैविंग। देखो इसके लिए दो रेडियस याद रखना, एक होता है आर मिनिमम की वैल्यू P अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, और आर मैक्सिमम की वैल्यू जो होती है वो होती है P अपॉन 1 प्लस 1 माइनस। आर मैक्स जो होता है वो होता है एपीहेलियन तक की जो डिस्टेंस होती है सन से, और आर मिनिमम जो है वो पेरीहेलियन तक की होती है। पी की जो वैल्यू है पी, वो पी है वो बराबर होता है जे स्क्वायर अपॉन एम के। अब जे का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम, वो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू रखो, तो एप्सिलॉन एक पैराबोला के लिए, किसके लिए? सर्कुलर और पैराबोला के लिए। तो सर्किल के लिए एप्सिलॉन हो गया 0, तो फॉर सर्किल एप्सिलॉन 0, और फॉर पैराबोला पैराबोला के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू हो गई 1। तो आपको रेशियो निकालना है मिनिमम का, है ना? तो आर पी अपॉन आर सी, तो ये कितना आएगा? 1 अपॉन पैराबोला के लिए कितना है? 1, और सर्किल के लिए कितना है? 0। ये कितना हो जाएगा? 1/2। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। भाई पी से पी तो कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने तो रेशियो निकाल दिया मिनिमम के केस में, तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। अ मैन स्टैंडिंग नियर अ रेलवे ट्रैक हियर्स अ ट्रेन। देखो मैन, ये कोई रेलवे ट्रैक है या प्लेटफॉर्म में, यहाँ पर कोई जो है पर्सन खड़ा है, ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आ रही है, तो ये सोर्स जो है, ये सोर्स और ये ऑब्जर्वर है। तो सोर्स पास आ रहा है ऑब्जर्वर के, और यहाँ जब ये दूर जा रहा है तो ये सोर्स दूर जा रहा है कहाँ से? ऑब्जर्वर से। दोनों ही केस में इसकी जो स्पीड है उसको मैंने vs लिख दिया। तो सिंपल सा गणित लगाओ, जब ये सोर्स इसके पास आएगा तो इसको इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। तो इसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देने का मतलब है कि जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा एफ नॉट, उसमें एक होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन वी माइनस और वी एस लिखूंगा। मैंने माइनस साइन क्यों लगाया है? मैंने माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि जब ये इसके पास आएगा तो इसको इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा सुनाई देनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी होगी, इनिशियल फ्रिक्वेंसी, उससे ज्यादा सुनाई देनी चाहिए। और ज्यादा कब जो सुनाई दे सकती है? जब ये नीचे वाली चीज जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो कम हो, है ना? जब तो F1 की वैल्यू ज्यादा आई, इसलिए इसको लगाया माइनस। इसी तरह से जब ये दूर जा रहा है तो क्या होगा? इसको कम सुनाई देगी, यानी कि जो इनिशियल फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए उससे कम वैल्यू हो जाएगी। और कम कब हो सकती है? जब नीचे वाली जो चीज़ है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो ज़्यादा हो। तो यानी कि F2 कितना हो जाएगा? F नॉट V अपॉन V प्लस VS। अब ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इन दोनों फॉर्मूलाज में वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। F1 जो है वो कितना है? 250। तो यहाँ पर 250 F नॉट, V की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है? 360। तो ये हो गया 360 माइनस VS। ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या हो गया? जब वो दूर गया तो कितना हो गया? 200।
एफ नॉट, अब 360 अपॉन 360 प्लस वी एस हो गया। इन दोनों को एक दूसरे में डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार कराया है। ये इसमें आपको एक स्क्वायर दिया गया है, एक स्क्वायर दे दिया और इस स्क्वायर की जो रेडियस डिस्टेंस है वो 2r है। कोई भी एक रेडियस कोई भी एक साइड ले लो, ये साइड ले ली और ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है जो, तो यहाँ से ये एंगल कितने का बनेगा? 45। ये एंगल कितने का? 45। ये जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी? r। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई कॉन 4 पाई डी। डी का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर कितनी हो गई? r। फिर लिखा जाता है साइन, साइन एंगल। एंगल कितना हो गया? 45। दूसरा भी कितना हो गया? साइन 45। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा म्यू नॉट आई कॉन 4 पाई आर। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये हो जाएगा 2/√2। 2/√2 को आप सॉल्व करके लिख सकते हो √2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ऐसा लिख सकते हैं, है ना? अच्छा, ये r लिख लिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद ये एक साइड के लिए टोटल कितनी साइड है? 4। तो फॉर फॉर बी नेट कितना हो जाएगा? 4 इंटू B1, तो यानी कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी वैल्यू है? ये है √2 म्यू नॉट आई अपॉन, ये कितना हो जाएगा? 4 पाई। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? बी नेट की वैल्यू √2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व्ड, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल आर कंजर्व्ड। ठीक है, अगर कंजर्व एनर्जी है किसी पार्टिकल में, कंजर्व एनर्जी, तो कंजर्व एनर्जी है इसका मतलब वो कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल, मतलब उसमें बात हो रही है कौन सी? काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, या वो एनर्जी जो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से आई है। तो उस एनर्जी के लिए जो उस पर फोर्स लग रहे होंगे वो कौन से फोर्स होंगे? कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। यानी कि दोनों जो है स्टेटमेंट वो सही है, उसका स्टेटमेंट भी सही है और उसका रीजन भी सही है। यहाँ पर ये जो है फेज ट्रांजिशन का प्रॉब्लम है, फेज ट्रांजिशन, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, फर्स्ट फेज ट्रांजिशन। और फेज ट्रांजिशन में भी कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर में वॉल्यूम भी चेंज होता है, एंट्रोपी भी चेंज होती है, तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा जब फेज चेंज हो रहा हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक स्लैब दिया है, स्लैब का आपसे पूछा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले तो इसको ये ऐसे बांट दो, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो पहले तो इस एक्सेस के अबाउट निकाल लो, इसको मैं बोल देता हूँ ए बी। तो आई ए बी जो है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा एम ए स्क्वायर अपॉन 12। फिर बी के लिए निकाल लो, मतलब मैं एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, ऐसे निकलता नहीं है। बी के लिए निकालोगे तो बी को अब आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे ऐसे देख रहे हो, तो ये हाइट हो गई, तो ये इस एक्सेस के अबाउट निकाल रहे हो, इस एक्सेस को बोल दिया मैंने सी डी। तो आई सी डी जब निकालोगे तो वो कितना निकल जाएगा? आई बी स्क्वायर अपॉन 12। तो इस पूरी स्लैब के लिए टोटल जो निकलेगा वो टोटल किसके अबाउट निकल जाएगा? इस एक्सेस के अबाउट, है ना? यानी कि ये जेड हो गया, ये जेड, ये जेड हो गया, इसको जेड बोल दिया। तो आई जेड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? m/12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। ड्यूरिंग अ पैराबोलिक पाथ ऑफ फायर वर्क रॉकेट इट एक्सप्लोड्स इन, देखो जब ये इनिशियली जब पैराबोला बना रहा है और ये एक्सप्लोड हो गया, तो एक्सप्लोड होने के बाद हर एक जो इसका पार्ट होगा वो अपना एक अलग पाथ फॉलो कर लेगा, वो अपना एक अलग जो है पाथ बनाएगा। जो भी एक्सप्लोडेड पार्ट, फ्रेगमेंट्स जो होंगे वो उनके अलग पाथ के ऊपर जाएंगे, पर जो इसका ओवरऑल सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास उसी पाथ के ऊपर चलेगा जिस पे पहले चल रहा। सेंटर ऑफ मास का जो पाथ होगा वो द सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रेगमेंट्स, जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं उनका सेंटर ऑफ मास कंटिन्यू टू फॉलो द ओरिजिनल पाथ, वो ओरिजिनल पाथ को ही पकड़कर चलेगा, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस फिजिक्स में आए हुए 2022 के पेपर के अंदर, और भी थे 4-5, उनके सॉल्यूशंस मेरे को समझ में नहीं आए,
तो जितने मेरे को समझ में आए वो मैंने सारे तो 2022 का पेपर कंप्लीट हो गया। अब हम जो पेपर है वो कवर करेंगे 2021 का। तो होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा, और अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर करें।